हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं आज। नेक्स्ट मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे थे, यानी कि इतिहास हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने 6 क्लासें ऑलरेडी ख़त्म कर ली हैं। और 6 के बाद ये आज हमारी मतलब ये आपकी 6th क्लास है, मतलब 7th क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता को। ये वैदिक सभ्यता जो है ये आपकी 2 चरणों में चलती है। एक तो आपकी ऋग वैदिक काल चलता है, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल चलता है। तो ये 2 चरणों में ये आपकी सभ्यता चलती है, जिसमें आपका पहला जो फेज होता है वो आपका 1500 बीसी से लेके आपका 1000 बीसी तक चलता है। और जो सेकेंड फेज होता है उसका वो आपका उत्तर वैदिक काल, जो 1000 बीसी से लेके 6000 बीसी तक चलता है। अब इसमें क्या है, ये आप लोग इमेज देख रहे होंगे, इसमें क्या है, ये एक आर्य सभ्यता थी। एकदम क्या थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। और ये किसने बसाई थी, ये कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, सारी चीजें इसमें कवर करने वाले हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक पुस्तक है, आर्यों की जानकारी ये देती है। ये जो पुस्तक है, पहली बात तो ये सभ्यता जो है, ये वैदिक सभ्यता, इसको आर्य सभ्यता बोला गया है। क्या बोला गया है? आर्य सभ्यता बोला गया है इसको। और ये जो सभ्यता है, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? एक किताब है आपकी, मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, उसका नाम क्या है, ये उसका नाम है क्या है, आर्यों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ईरानी पुस्तक जेंदा बेस्ता से इसकी जानकारी मिलती है। एक पुस्तक है आर्यों की, क्या है, ईरानी जेंदा बेस्ता, जिसमें आर्य जानकारी दी गई है कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य कहाँ के निवासी थे, और ये आर्य कैसे कैसे भारत की तरफ बढ़े थे, क्या इनका मतलब कल्चर था, क्या इनका शौक था, क्या ये करते थे, क्या ये खाते थे, क्या पीते थे, सारी जानकारी आपकी इस पुस्तक में दी गई है। तो ये पुस्तक आपसे कभी भी पूछी जा सकती है एग्जाम में कि आर्यों की जानकारी जो हमें मिलती है वो किस पुस्तक से मिलती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि आर्य सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, क्या फैक्ट है, क्या मतलब वहाँ की चीजें थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक जो फैक्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है क्या है, कि आर्य जो सभ्यता थी वो आपकी क्या थी, एकदम ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? टोटली आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे कोई भी शहर के साथ नहीं मिलते, एकदम आपकी क्या है, ग्रामीण सभ्यता थी, देहाती कल्चर था, एकदम आपका रूरल आपकी क्या थी, सिविलाइजेशन थी। और इसमें जो आपके फैक्ट निकल के आते हैं एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैक्स मूलर एक बात बोलते हैं इसके बारे में, क्या, मैक्स मूलर एक विद्वान है और वो बताते हैं कि मूल निवासी जो थे वो ये मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे ये? मध्य एशिया, यानी कि मिडिल एशिया के ये थे। मैक्स मूलर कहता है, मैक्स मूलर जो विद्वान है वो कहते हैं कि जो आर्य थे वो मैक्स मूलर बताते हैं कि मध्य एशिया के थे। तो ये कहाँ के मूल निवासी थे? और ये इनका जो कथन है ये बहुत सर्वमान्य माना जाता है। इस कथन को मतलब आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते कि ये कहाँ के निवासी थे। इनके हिसाब से ये मध्य एशिया के थे। और बिल्कुल ये बात जेन्युइन मतलब ये साबित होती है। ये हर मतलब ज्यादातर आप कोई भी पुस्तक पढ़ें तो उसमें ये फैक्ट आपका जरूर मिलेगा। और ये आपका मतलब एक तरीके से एक रियल फैक्ट मान लीजिए, एक सच मान लीजिए, इसको वास्तविक मान लीजिए कि यही एक का एक सटीक फैक्ट है। इसके बाद आपका क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, ये बताते हैं ये तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो कोई कहता है उत्तरी ध्रुव क्यों, दक्षिणी ध्रुव से भी तो आ सकते थे। तो इसलिए ये बातें आपकी कोई मायने नहीं रखती हैं, मतलब ये उत्तरी ध्रुव से बता देते हैं। अब एक और विद्वान आते हैं दयानंद सरस्वती, ये बोलते हैं नहीं ये तो तिब्बत से आए थे यहाँ से। तो मतलब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह से बता रहे हैं। गार्डन चाइल्ड बताते हैं दक्षिणी रूस से आए थे। और दक्षिणी रूस ये कहाँ पे? आपका मध्य एशिया के ऊपर, मतलब मध्य एशिया की तरफ ही आपका ये क्षेत्र पड़ता है, वहां पे रूस भी है। तो ये बताते हैं ये दक्षिणी रूस से आए थे। तो ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान और जो सिंध है वहां पे ये बसे थे। कहाँ पे बसे थे ये लोग? सर्वप्रथम आपको कहाँ पे ये देखने को मिलेंगे? पंजाब, जो अफगानिस्तान और सिंध प्रांत है, सिंधु के आसपास का क्षेत्र है, वहां पे ये लोग देखने को आपको मिलते हैं। और इनकी जो भाषा थी दोस्तों वो आपकी कैसी थी? संस्कृत भाषा थी। आप लोगों को दिख रही होगी, इनकी जो लैंग्वेज थी वो आपकी क्या थी? संस्कृत थी। क्योंकि ये आर्य थे, आर्य सभ्यता थी, आर्य सभ्यता की जो भाषा थी वो आपकी क्या थी? संस्कृत इनकी भाषा थी। ऋषि मुनि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये आप इमेज तो देख ही रहे हैं कि इस इमेज में क्या दिखाया गया है। कुछ ऋषि मुनि हैं जो यहाँ पे क्या है, अग्नि में मतलब कुछ अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे मैं ये इमेज जो लेके आया हूँ, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस इमेज को। ये मैप है, यहाँ पे क्या है, इंडिया का यहाँ पे मैप दिया है। मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला आपका जो एरिया है, ये वाला सेगमेंट जो है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इंडिया का है। और ये जो आपका
ये जो आपका है ये आपका क्या है, मध्य एशिया। तो यहाँ से ये लोग आए थे। अब यहाँ से कैसे आए मैं अभी आप लोगों को एक इमेज के थ्रू समझाता हूँ। तो पहले तो ये चीजें देख लीजिए। अब इनके बारे में आर्य सभ्यता जो थी इसके बारे में एक बहुत अच्छी लाइन मिलती है, बहुत अच्छी आपके लाइन एक बोली गई है क्या, कि नैतिक मूल्यों पर आधारित एक मजबूत इमारत का निर्माण ऋग्वैदिक काल में हुआ था। नैतिक मूल्यों पर आधारित एक मजबूत इमारत का निर्माण ऋग्वैदिक काल में हुआ था। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। यानी यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक काल एक बहुत ही मतलब क्या था, एक बहुत ही मॉरल सभ्यता थी, बहुत ही आपकी जेन्युइन सभ्यता थी, बहुत ही सिविलाइज्ड सभ्यता थी। कौन सी आपकी वैदिक सभ्यता। हालांकि इसमें जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो कमियां तो आएंगी, लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता जो ऋग्वैदिक पीरियड की थी वो बहुत शानदार सभ्यता थी। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे। अब देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये आपका इंडिया है, ये वाला आपका क्या क्षेत्र है, इंडिया का क्षेत्र है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये इंडिया जैसा आपका क्या है मैप है। अब आर्य आपके कहाँ से आए, ये आपका देख रहे हैं ये रथ जो आ रहा है ये आर्यों का रथ है। ये मतलब यहाँ से इस तरह से आपके आर्य आते हैं। तो ये एरिया जो है ये आपका मध्य एशिया वाला एरिया है। क्या है, ये मध्य एशिया वाला एरिया है। तो वहां से ये लोग आए थे ऐसा बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में कुछ और जानकारियां मिलती हैं क्या, कि वैदिक काल जो है इसको हम कैसे जानते हैं कि ये वैदिक सभ्यता थी। वैदिक काल में कुछ साहित्य लिखा गया है, कुछ साहित्यिक स्रोत मिलते हैं वैदिक सभ्यता के। तो वो स्रोत क्या है, एक तो आपका क्या मिलता है, ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ मिलते हैं, दूसरे आपके उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ मिलते हैं। तो ये तीन ग्रंथ आपके मिलते हैं, तीन नहीं मतलब चार ग्रंथ मिलते हैं यहाँ पे, एक आपका ऋग्वैदिक काल का और तीन आपके उत्तर वैदिक काल के। और ये जो आपका ऋग्वैदिक काल का जो ग्रंथ है ऋग्वेद कालीन का, तो ये आपका क्या है, आदि ग्रंथ इसको बोला गया है। और ये ऋग्वेद आदि ग्रंथ आपका 1500 से 1000 बीसी के बीच में रचा गया था, इसको लिखा गया था। और इसके संकलन करता आपके कौन है, महर्षि द्वैपायन है, वेद व्यास है। ऐसा बोला जाता है कि वेदों का कोई रचनाकार नहीं होता है। वेद एक क्या है, एक दैवीय एक दिव्य मतलब क्या है, एक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। और वो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो आसमानी किताब है, एक तरीके से बोल सकते हैं वो रूहानी किताब है। तो ऐसी किताब है जिसको दिव्य किताब बोला जाए तो कुछ भी मतलब अचरज की बात नहीं है। और इनको क्या है, कंपाइल करने का काम किया गया है। किसने कंपाइल किया है, ये आपका महर्षि द्वैपायन जिनको वेद व्यास बोला गया, इन्होंने वेद को कंपाइल किया है मतलब एकत्रित किया है। तो ये इनका नाम मिलता है। अब वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद है वो। ऋग्वेद आपकी ये आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा रखी है ऋग्वेदा की। तो ये आपकी क्या है, ऋग्वेद की इमेज है। अब यहाँ पे मैं उत्तर वैदिक कालीन स्रोत भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो 1000 बीसी से लेके आपके 600 बीसी तक रहने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है, तीन ग्रंथ हैं। एक तो आपका क्या है, एक आपका क्या है यजुर्वेद है। यजुर्वेद की मैं यहाँ पे इमेज, ये आपकी यजुर्वेद की इमेज है। और ये आपकी क्या है, यहाँ पे दूसरा आपका क्या है, सामवेद है। तीसरा तीसरा आपका क्या है, सामवेद है। ये यजुर्वेद है, यहाँ पे ये इमेज है, ये आपकी इसकी इमेज है। अभी इनके बारे में एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। और चौथा जो है वो हमारा क्या है, अथर्ववेद है। क्या है, अथर्ववेद। तो ये चार हमारे वेद हैं। और ये आपको स्लाइड बाय स्लाइड आपको ऐसे की ज्यों की त्यों आपको पीडीएफ मिलने वाली है। तो आप लोग टेंशन मत लेना, आपको बिल्कुल हूबहू पीडीएफ मिलेगी। वहां से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। बहुत अच्छा मैंने कंटेंट तैयार करके रखा है। तो यहाँ पे अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल ये मैंने यहाँ पे ग्रंथ को लगा दिया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है मैं एक बार में आपको बता देता हूँ। क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्या है, ये सबसे प्राचीन वेद है। क्या है इसका पहला फैक्ट, ये सबसे प्राचीन वेद है, आदि ग्रंथ इसको बोला जाता है। और उपवेद इसका कौन सा है, आयुर्वेद। अब वेदों के कुछ उपवेद हैं, वेदों को समझने के लिए उनके उपवेद बनाए गए हैं। जैसे कि आयुर्वेद इसका क्या है, आपका ऋग्वेद का आयुर्वेद आपका उपवेद है। तो ये आप याद रखना। इसके बाद आपका क्या है, इसमें जो ऋग्वेद का जो मतलब पुरोहित होता है, जो इसको एक तरीके से पढ़ता है, या इसको जो क्या कहते हैं, जैसे पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, इसके होत्र बोलते हैं या होता बोलते हैं। जो इसको पढ़ता है, जो इसका पाठन करता है, वो इसको क्या बोलते हैं, होत्र या होता, जो कि पुरोहित होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है यहाँ पे आप लोग देखिए। जैसे कि यहाँ पे आर शब्द है ना, ये आर शब्द आपका 363 बार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कितनी बार मिलता है दोस्तों, 363 बार। और आर शब्द का क्या मतलब है, आर शब्द का मतलब है दोस्तों श्रेष्ठ। क्या मतलब है, श्रेष्ठ। इसका मतलब है श्रेष्ठ, मतलब है श्रेष्ठ का मतलब होता है एक अच्छा व्यक्ति जो समझदार हो, जिसकी मतलब जो सभ्य हो, जो सिविलाइज्ड हो, जिनमें मैनर्स हो।
तो ऐसे लोग जिसमें कार्सिटी हो, जिसमें तहजीब हो, जिसमें आपका क्या है तरीके से बोल सकता हूँ मैं, एक तरीके से मैं उसका जिसका कैरेक्टर आपका क्या है वेल डिफाइंड कैरेक्टर हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप श्रेष्ठ बोलते हैं और उसी को आर्य बोला गया है। तो आर्य में यहाँ पे क्या है इंद्र का नाम भी मिलता है। इंद्र का नाम आपका 250 बार यानी 250 बार आपका इंद्र का नाम। अग्नि देवता का नाम मिलता है 200 बार। फिर यहाँ पे एक विष्णु देवता है, विष्णु देवता का नाम आपका 100 बार मिलता है। एक नदी आपकी क्या है सिंधु नदी जिसका 55 बार जिक्र मिलता है। एक आपकी सरस्वती नदी है जिसका 50 बार जिक्र मिलता है। और एक आपकी क्या है शिव का आपका नाम भी मिलता है। यहाँ पे शिव मतलब कि महेश, उनका भी नाम आपका 3 बार ऋग्वेद में जिक्र किया गया है आपका। और उसके बाद एक जो नाम मिलता है वो आपका क्या है गंगा नदी का मिलता है, 1 बार इसमें गंगा नदी का जिक्र होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि किनका कितनी बार नाम मिलता है, ये बहुत पूछा जाता है। आर्य शब्द कितनी बार दिया गया है तो 363 बार है, इंद्र का 250 बार, अग्नि देवता का 200 बार, इस तरह से आपका विष्णु का 100 बार, सिंधु का 55 बार, सरस्वती का 50 बार, शिव 3 बार और गंगा 1 बार। और भी इससे रिलेटेड फैक्ट है। क्या फैक्ट है एक एक करके देखते हैं। इसमें क्या है 1028 आपके क्या है सूक्त। अब इस 1028 में जो आपके 1017 है वो आपके शाकल हैं और 11 आपके क्या है बलाखिल हैं। तो ये चीज आप याद रखना कि यहाँ पे बलाखिल कितने हैं, शाकल कितने हैं, सूक्त कितने हैं। और जो एक सूक्त होता है ना, एक सूक्त में आपके 3 से लेके 300 तक मंत्र होते हैं। कितने? 3 से लेके 300 मंत्र तक होते हैं। ऋचाएं आपकी 10,580 हैं। कितनी है? 10,580 इसमें ऋचाएं यानी कि मंत्र आपके दिए गए हैं। कितने? 10,580। अब प्रत्येक मंत्र जो है, प्रत्येक मंत्र आपका अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता है। मतलब आपको कुछ भी करते हैं तो आपका क्या होता है अग्नि देवता का नाम लेना पड़ता है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता देता हूँ कैसे। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या है श्री गणेश को स्टार्टिंग में लगा देते हैं। श्री गणेश मतलब कि शुभ आरंभ, उसका मतलब क्या होता है शुभ आरंभ। ऐसे ही अगर आप मुस्लिम धर्म में देखेंगे तो वो कोई भी काम करते हैं तो उसमें बिस्मिल्लाह लगा देते हैं। ऐसे ही क्या था ऋग्वेद में क्या था कि कोई भी मंत्र अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या है अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट मैंने करके लाया हूं। क्या है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। मतलब सबसे पहला जो ग्रंथ है वो आपका क्या है ऋग्वेदिक। उसके बाद अगर कोई इंपोर्टेंट ग्रंथ है तो वो आपका कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण आपका सबसे इंपोर्टेंट ग्रंथ है। तो ये बातें मतलब बहुत मतलब छांट के मैं लाया हूँ, बड़ी चीजों को रिसर्च किया है तब जाके यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ और ये चीजें मैंने निकाल के लाया हूँ। अब इसकी विषय वस्तु क्या थी, इसमें किस चीज के लेके बात की गई थी, किस चीज पे फोकस किया गया था। तो इसमें 4 देवताएं अग्नि सूर्य इंद्र वरुण, इनका आपका क्या मिलता है जिक्र मिलता है। और इसकी स्मृतियां हैं, इनमें क्या है इनकी स्मृति रचना है। मतलब इनके बारे में ही जिक्र इसमें मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है आपका अग्नि देवता के बारे में मिलेगा, सूर्य देवता के बारे में, इंद्र के बारे में, वरुण के देवता के बारे में। इनकी क्या है देवताओं की स्मृति रचनाएं दी गई हैं इसमें। स्मृति रचनाएं मतलब इन्होंने जो किया है इनके बारे में जो भी रचनाएं हैं वो इनकी लिखी हुई हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के आपके क्या है कुछ मंडल हैं। कुछ मंडल क्या 10 मंडल हैं और इन 10 मंडल में अलग अलग बातें कही गई हैं। मंडल 1 में कुछ है, मंडल 2 में कुछ है, मंडल 3 में कुछ है। अब एक एक मंडल करके आप लोगों के सामने में खोल के रखता हूँ कि वो मंडल क्या है। सबसे पहले आपको क्या है एक जो फर्स्ट आपका मंडल है, ये आपके मंडल लिखे हुए हैं 1 2 3 4 करके 10 तक आपके क्या गए ये मंडल है। मैंने नाम नहीं लिखा, ये मंडल है, ये मंडल है। तो पहला जो मंडल है वो अनेक ऋषि हैं। उसमें किसके कितने लोग हैं? उसमें ये अनेक ऋषि द्वारा ये क्या है रचित है या उनको ये समर्पित है। और जो आपका दूसरा मंडल है वो ग्रीष्म, एक भार्गव ऋषि हैं। कौन है? ग्रीष्म भार्गव। तो ये उनके लिए जाता है। अब इसमें से एक फैक्ट निकल के आता है कि ये जो 2 से लेके आपका 7 तक है, 2 3 4 5 6 7, ये जो आपके मंडल हैं 2 से लेके 7 तक, तो ये जो मंडल है इनके बारे में एक बात मिलती है और वो बात ये है कि ये सबसे प्राचीन मंडल है। क्या है? सबसे प्राचीन मंडल आपके 2 से लेके 7 तक है। उसके बाद आपका क्या है और मंडल जोड़े गए हैं, जैसे कि एक और नवा मंडल, क्या एक और 10वां मंडल सबसे नया है। कौन सा? एक और 10वां मंडल, मतलब ये मंडल और ये मंडल ये सबसे लास्ट में जोड़े गए हैं। पहले आपके क्या है 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 8, फिर 9, उसके बाद आपका 1 और 2 ये सबसे लास्ट में जोड़े गए हैं।
तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ, क्या बताता हूँ। जो तीसरा आपका जो है वो गायत्री मंत्र है। तीसरा जो आपका है वो किस तीसरे मंडल में आपकी किसकी जानकारी मिलती है? गायत्री मंत्र। और ये गायत्री मंत्र किसने रचा है? आपका विश्वामित्र ने। और ये विश्वामित्र ने जो रचा है ये गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? सूर्य के लिए, या फिर कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा, ये सावित्री के लिए समर्पित है। किसके लिए? सावित्री के लिए। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखना, सूर्य के लिए और सावित्री के लिए ये समर्पित है। अब देखते हैं जो हमारा चौथा मंडल है वामदेव, इसमें वामदेव को लेके बात की गई है। वामदेव क्या है? कृषि के लिए इनको जाना जाता था। कृषि का जिक्र आपका चौथे मंडल में मिलता है। और यहाँ पे एक बात की गई है 57वें सूक्त में। जो 57वां सूक्त है, 57वें सूक्त में क्या है? 57वें सूक्त में एक 24वां आपका क्या है? सूक्त है। यहाँ पे सूक्त का 57वां आपका क्या है? एक तरीके से मैं क्या कहूँ, सूक्त है, उसमें 24वां जो मंत्र आपका दिया गया है उसमें आपकी क्या बात की गई है? पृथ्वीन भारत के प्रथम इंजीनियर थे। कौन थे? पृथ्वीन जो थे भारत के प्रथम इंजीनियर थे। और जो पांचवा आपका है वो अत्रि को ही आपके ऋषि रहे होंगे। छठवा आपका भारद्वाज के लिए समर्पित है। और जो आपका सातवां है सबसे आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इस सातवें में आपका क्या है? गुरु वशिष्ठ की जानकारी मिलती है। क्या? गुरु वशिष्ठ वरुण देवता को लेके इसमें बात की गई है। अब यहाँ पे क्या बात हुई है? एक चीज मिलती है यहाँ पे देखने को, क्या? भरत कबीला और राजा सुदास। एक कबीला होता है भरत और उस कबीले के राजा होते हैं आपके राजा सुदास। और एक कबीला आपका पुरु कबीला होता है। तो पुरु कबीला और ये भरत कबीले में क्या होता है? युद्ध होता है। और ये युद्ध बताते हैं गायों को लेके हो जाता है। क्या? ऐसा कहते हैं कि आर्यों की गाय किसी ने चुरा ली थी, या फिर कोई और बात हो जाती होगी गायों की सुरक्षा। फिलहाल ये गायों के लिए इसमें जाना जाता है। तो इसमें क्या है? दशराग युद्ध होता है, एक युद्ध, उसको दशराग युद्ध बोला जाता है। और वो दशराग युद्ध क्या है? राजा सुदास और बनाम दशराजा। दशराजा ये कहाँ के हैं? ये पुरु कबीले के राजा हैं। और राजा सुदास आपके भरत कबीले के राजा हैं। और शायद बोला जाता है कि इसी भरत कबीले के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा है। अब ये जो आपके यहाँ पे क्या है जानकारी मिलती है, अभी मैं आप लोग को और बताऊंगा इसके बारे में। अब एक आठवां जो मंडल है ये कण्व व अंगिरा ऋषि को समर्पित है। क्या है? कण्व व अंगिरा ऋषि को। अब इसमें एक बात लिखी है, इसमें जिक्र मिलता है हस्तलिखित आपकी प्रतियां। क्या है? जो हाथों द्वारा लिखित प्रतियां होती है, जो हाथों द्वारा लिखित प्रतियां होती हैं उनके बारे में एक बात मिलती है। उनको क्या बोला जाता है? खिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? खिल बोला जाता है। और नमा जो मंडल है उसमें आपकी क्या मिलती है? सोम देवता की जानकारी मिलती है। नवे मंडल में आपकी सोम देवता की जानकारी मिलती है। और ये कौन थे सोम देवता? सोम देवता कौन थे? सोमरस। सोमरस, सोमरस कौन पीते थे? इंद्र पीते थे। इंद्र को क्या बोलते थे? सुमापा बोलते थे। सोम देवता क्या थे? सोमरस पीते थे। और सोमरस कौन पीते थे? इंद्र पीते थे। और इंद्र कौन थे? सुमापा। सुमापा बोले तो इन्हीं को सोम देवता बोला गया है, यानी कि इंद्र को ही बोला गया है। और नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? नेक्स्ट मंडल क्या है हमारा? 10वां मंडल है। इसे 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 4 वर्णों का जिक्र मिलता है। क्या? जिसे पुरु सूक्त में मिलता है। पुरु सूक्त इसका जो सूक्त है 10वें मंडल का, पुरु सूक्त एक है। उसके 4 आपके क्या दिखाए गए? वर्ण दिखाए गए हैं, जिसको चतुष्वर्णीय आपका व्यवस्था भी बोला गया है। क्या? चतुष्वर्णीय व्यवस्था, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारी जानकारी आपको मिलती है। तो इसमें इस चीज का जिक्र दिया गया है। अब धर्म सूत्र में क्या है? इनके क्या बताए गए? चारों वर्णों के कर्तव्य बताए गए हैं। एक पुस्तक है धर्म सूत्र, और उस धर्म सूत्र में चारों आपके वर्णों के क्या बताए गए हैं? आपके कर्तव्य आपके बताए गए हैं चारों वर्णों के। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्या है? एक सभ्यता आती है आपकी वैदिक कालीन सभ्यता। क्या है? वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था आपकी आती है। सभ्यता क्या आती? सभ्यता तो हम पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे वैदिक कालीन हम व्यवस्था पढ़ रहे हैं। मैं मतलब थोड़ा सा मैं कहीं और सोच रहा था, तो इसलिए मैं वैदिक सभ्यता आती है ये बोला, हालांकि हम वैदिक सभ्यता को ही पढ़ रहे थे। तो ये वैदिक सभ्यता क्या है? इसकी वर्ण व्यवस्था को जान लेते हैं। जो हम वर्ण व्यवस्था भी पढ़ रहे थे तो उसके बारे में क्या है, 10वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। चतुर्थ व्यवस्था इसको बोला गया है, या चातुष्वर्ण व्यवस्था भी बोला गया है। तो ये कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। इसमें क्या है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपके ये 4 आपके क्या हैं? ये आपके क्या मिलेंगे? एक तरीके से 4 व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। ब्राह्मण क्या है? इसका काम क्या है? ये ज्ञान देना इसका काम है।
शिक्षा का कार्य आपका यही करेगा, एजुकेशन से रिलेटेड। क्षत्रियों का काम क्या है? रक्षा करना, युद्ध करना। और आपका ये वैश्य, ये व्यापार यानी ट्रेड, यानी कि आपके बनियों का काम यही करते थे। और जो सबसे नीचे थे वो इन तीनों की क्या करते थे? सेवा करते थे। शूद्र का काम क्या होता है? सबकी सेवा करना। कोई भी हो, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, सबकी सेवा में लगे रहना, हमेशा तत्पर रहना। तो ये एक व्यवस्था थी। ये मैं यहाँ पे इसके लिए एक इमेज लाया हूँ। ये आपका क्या है? ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये आपके क्या है? शूद्र हैं। ये सबकी क्या कर रहे हैं? सेवा। वर्ण व्यवस्था आपकी वैदिक काल में आपको देखने को मिलती है। कहाँ से मिलती है? ये आपके ऋग वैदिक काल में मिलती है। लेकिन ऋग वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था और आपकी उत्तर वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्यों क्यों जमीन आसमान का अंतर क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था थी ना, ये आपकी कर्म मूलक थी। यहाँ पे कर्म के हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होता था। और जो आपकी वैदिक कालीन में जो उत्तर वैदिक काल आएगी, उसमें आपका जो होगा वो जन्म के आधार पे आपका क्या होगा? वर्ण डिसाइड किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। और इन चारों वर्णों के कार्य आपके धर्मसूत्र में बताएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब क्या है? तो हमने आज यहाँ पे आपकी इतनी समस्या हमने कवर कर ली। तो इतनी हमने जो चीजें कवर की हैं, तो इन चीजों को आप बार बार पढ़ना और अच्छे से इसको रिवाइज करना। तो यहीं पे हम अपने लेक्चर को क्या करते हैं? एंड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आगे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे सभ्यता को पूरी डिटेल में, इसको मतलब पढ़ेंगे। अभी आपके ऋग्वेद तो हमने पढ़ ही लिया। अभी आपके सामवेद, यजुर्वेद और बहुत सी व्यवस्थाएं इसमें देखने को है। समाज देखना है, इसका धर्म देखना है, इसका कल्चर देखना है, इसकी आर्ट देखनी है। तो बहुत चीजें इसमें देखनी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है इसको भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, महान सर हमारा नाम है हमारे चैनल का। और पीडीएफ के लिए आपको कहीं जाना ही नहीं है। पीडीएफ का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे देता हूँ। अगर आपको चाहिए है तो आप इस टेलीग्राम जो ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसको? ये जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लें। तो आप इसको यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगी? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, अगर आप बोलेंगे उसमें तो। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं वहां पे नहीं डालूंगा। आपको पीडीएफ आपकी कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पीडीएफ आपकी डाउनलोड नहीं हो रही है, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से उसी वीडियो में बता सकते हैं कि सर पीडीएफ तो मिल ही नहीं रही है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है। तो मैं आपको पीडीएफ किसी भी तरह से उपलब्ध करा दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और हम हिस्ट्री को इतने अच्छे से पढ़ेंगे, स्लाइड बाय स्लाइड, टॉपिक बाय टॉपिक, कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री को देख रहे हैं। और आपको हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी जब आप इसको पढ़ रहे होंगे दोबारा। तो खत्म करते हैं आज के लेक्चर को यहीं पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।